हेलो ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप? तो आपने अपनी काफ़ी प्रिपरेशंस कर ली होगी एग्ज़ाम के लिए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी हमने लर्न किया है अब तक, जो भी हमने अंडरस्टैंड किया है आपके 12 चैप्टर्स में, उसे हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सैम्पल पेपर। ठीक है, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है, जैसा भी हमने प्रिपेयर किया उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि हमें कितना समझ में आया। और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है अगर हम इन्हें डिस्कस करते हैं तो हमें एग्जाम में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, केस कैसे आएगा, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सैम्पल पेपर अबाउट बिजनेस स्टडीज क्लास 12। कैसे करना है? सबसे पहले जब भी हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं उससे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आपने उन क्वेश्चंस पे वर्क करना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपके 20 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, 1 मार्क ईच। तो आपके 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो एमसीक्यू के हो चुके हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे स्कोरिंग भी रहेंगे, जिससे आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रिक्स के साथ चलना है। एमसीक्यू में बहुत सोच समझ के चलना है, एक गलती और मार्क्स गया। तो जितना ज़्यादा सोच समझ के लिंक करेंगे, प्रैक्टिकल होकर के अपने मार्क करेंगे, अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, तो 20 मार्क्स पक्के। ठीक है, 20 मार्क्स तो आपके यहाँ पे जाएंगे इस एमसीक्यू में। उसके बाद बचते हैं आपके 21 to 34 14 क्वेश्चंस। इसमें से आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इनकी वर्ड लिमिट है 50 to 75, 150 और 200। जो ये 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स हैं, कोई 4 क्वेश्चन है, कोई 5 क्वेश्चन है, कोई 6 क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चंस के आपको वर्ड लिमिट पे फोकस करना है कि अगर आपसे पूछे कि 50 to 75 वर्ड्स में आंसर होना चाहिए तो 3 मार्क में आपने कितनी लेंथ लिखनी है। ऑन एन एवरेज आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग आप एक लाइन में 6, 7, 8 जितने भी वर्ड्स मेंशन कर सकते हो, तो 10 to 12 लाइंस में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और 10 to 12 का मीनिंग ये नहीं कि आप कंजस्टेड लिख देंगे कि 10 लाइंस काउंट करके लिख रहे हैं। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आंसर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है, चाहे 3 मार्कर है या 6 मार्कर है, जो भी उसमें पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर आंसर, देन राइट द मेन कंसेप्ट, जो भी एक्सप्लेनेशन है, और उसे कंक्लूड करो। अगर इस टाइप से नहीं है, जहां डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पॉसिबल है, जहां स्टेप्स पूछे गए हैं या पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो उसे उसी तरीके से हमें अच्छे से क्लियरली अटेम्प्ट करना है इन एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 हम थोड़ा फास्टली करेंगे, बिकॉज अगर ज्यादा स्लो चलेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पेपर। आपको समझना है कि क्वेश्चंस किस वे में आएंगे। कृष्णा मूर्ति प्रोफेसर है मैनेजमेंट के, उन्होंने अपनी क्लास में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाए और स्टूडेंट्स को उसका सिग्निफिकेंस बताया। इन द नेक्स्ट क्लास द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू प्ले रोल ऑफ डिफरेंट मैनेजर, कि अब वो बच्चे उनको बताएंगे। तो ही गेव देम वेरियस सिचुएशंस एंड आस्क्ड देम टू लिंक देयर मैनेजर्स एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। उन्हें कुछ सिचुएशंस दी और उनसे सॉल्यूशंस मांगे। ईच स्टूडेंट अप्लाइड द प्रिंसिपल्स टू द गिवन सिचुएशन ऑन हिज ओन पर्सनलाइज्ड मैनर। उन बच्चों ने अपने तरीके से, अपने पर्सनल तरीके से उन सबको एनालाइज किया और उसके अपनी क्रिएटिविटी शो की। तो आपको बताना है ये मैनेजमेंट का कौन सा नेचर है, साइंस है, प्रोफेशन है, आर्ट है, या आर्ट और साइंस दोनों है। तो पर्सनल एप्लीकेशन है, जो टीचर ने उन्हें समझाया और फिर उसको उन्हें अप्लाई करने के लिए दिया, तो हर इंडिविजुअल ने पर्सनलाइज्ड वे में उसको अप्लाई किया है। पर्सनल एप्लीकेशन इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अपनी नॉलेज को हर इंडिविजुअल अपनी पर्सनल एप्लीकेशन देता है अपने तरीके से, वो उसकी स्किल है, उसका आर्ट है। Got it? Question number 2. Dash is a part of money market. हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में रीड किया है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इन चारों में से आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कमर्शियल बिल। सिंपल, आपको ध्यान रखना है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में क्या था। एट व्हाट मैनेजरियल लेवल प्लानिंग इज नीडेड। प्लानिंग कौन से लेवल पे होती है? टॉप पे, मिडिल पे, लो पे, या ऑल द लेवल्स? भाई देखो, चाहे टॉप हो या मिडिल हो, काम तो हर लेवल पे करना है। तो प्लानिंग किसी एक लेवल पे नहीं हो सकती, हर लेवल पे अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, तो प्लानिंग इज डन एट ऑल द लेवल्स। यहाँ पर 4th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जहाँ पर हम अपना प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स कैसी होंगी, तो क्या हमारे अफेक्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, ऑल ऑफ दीज, या रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। कि कभी भी हम ऐसा डिसीजन लेते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, सभी चीजों को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है हमारा, एक टाइप ऑफ प्लान है, प्रिंसिपल भी है कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो स्टैंडर्ड का कौन सा फीचर है, स्टैंडर्ड स्टैटिक होते हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, रिजिड होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में बहुत क्लैरिटी के साथ आपको आंसर देना पड़ता है, बहुत अच्छे से उसे एनालाइज करना पड़ता है। ज्यादा जल्दी ना करें आंसर करने की, पहले उसे समझें अच्छे से। आपको आइडेंटिफाई करना है इस पिक्चर में कि किस तरीके से ये इंडिविजुअल अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे रहा है। ये इनको रेम्यूनरेशन दे रहा है, नो। ये इक्विटी है, नो, बिकॉज ये अबव द लेवल है, यहाँ पर ये उसके नीचे ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो ये सेंट्रलाइजेशन है, नो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस। यहां पर आप देख रहे हैं दो एरोज शो कर रहे हैं दोनों की पोजीशन को, कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अथॉरिटी दे, अपनी अथॉरिटी को यूज कर रहा है, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ट्रेजरी बिल कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है दैट इज अप टू 1 ईयर। वैसे तो आप ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आते हैं, बट जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, गोविंद इज ए HR मैनेजर इन पवन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। ही इज ए पेड एनुअल सैलरी ऑफ 10 लाख। मैनेजर है, एनुअल सैलरी मिलती है, उसे हम कंपनी के शेयर्स भी देते हैं, मार्केट प्राइस से कम पे देते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंपेंसेशन इज यूज्ड बाय द कंपनी टू पे टू हिज HR। अब HR को हम कौन सा कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव, जो उसका टाइम बेस्ड है प्लस इंसेंटिव, टाइम बेस्ड पे एज वेल एज परफॉर्मेंस बेस्ड, दोनों कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा, परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल पेमेंट और टाइम बेस्ड फाइनेंशियल पेमेंट। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स, कि हमने उसको रखा, वो कंस्ट्रक्शन से एनुअल सैलरी पे वर्क करता है, तो एनुअली हम उसको इतना पे करते हैं, बट क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी ने उसको अपने शेयर्स मार्केट प्राइस से कम पे दिए हैं। तो आंसर विल बी ए, टाइम बेस्ड पे प्लस इंसेंटिव्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सी फॉल्स है। अ फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, इट्स कैपेसिटी टू डेट इज हायर। अगर उसकी डेट पे करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो रिस्क उसका कम होगा, नो, सही है ये बात। If the stock market are bullish, use of equity is often preferred by companies in such a situation. 3, working capital affect both liquidity as well as profitability. And D, current assets are never financed through long-term sources. So out of these 4 statements, 4th one, that is current assets are never financed through long-term sources, option A is right. मतलब कि ये statement false है, ऐसा नहीं होता। करंट असेट्स को हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस फॉर हाउ मेनी इयर्स एन एम्प्लॉय एग्जिस्ट इन अ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक फर्म में, कंपनी में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वो एम्प्लॉय कितने दिन तक काम करेगा। And reason is narrow span of management results in tall structure, whereas a wide span of management results in flat structure. ये बात ठीक है, but span of management is wrong. A is false, but R is true. ये false क्यों है? क्योंकि span of management is not about the existence of an employee in a firm. Span of management की एक leader, एक superior कितने subordinate को handle कर सकता है, कितने उसके below लोग काम कर सकते हैं, उसका span, उसका कितना area of management है, कि वो ज़्यादा लोगों से काम करवा रहा है या कम लोगों से। तो एक superior अपने कितने subordinate से work कर पा रहा है, that is span of management. तो यहाँ पर assertion is false, but R is true. Maturity period to call money is 1 to 15 days. 15 days तक का हमारा कॉल मनी का टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक छोटा सा केस है, ध्यान से पहले केस को रीड करना है कि वो कौन से चैप्टर का है, कैसा है। As a part of its capital structure, Anirudh Limited has 50 lakhs as equity share capital and a loan of 20 lakh from Neon Bank. ठीक है, उनके पास 50 लाख की इक्विटी कैपिटल और 20 लाख का लोन है। तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के बाद अनिरुद्ध लिमिटेड डिसाइडेड टू गिव डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट हुआ, इक्विटी को डिविडेंड दिया, बट वर सरप्राइज्ड व्हेन द नियॉन बैंक इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट। अब उनका अच्छा प्रॉफिट हो गया, वो डिविडेंड पे कर रहे हैं, बट जो बैंक है जहां से लोन लिया वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप इतना डिविडेंड नहीं दे सकते। द फैक्टर अफेक्टिंग देयर डिसीजन व्हिच अलाउज द बैंक टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इज, क्या है हमारा,
तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा फैक्टर है जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। टैक्सेशन पॉलिसी, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, लीगल कॉन्स्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। आंसर इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि जब हम एक नियॉन बैंक से लोन लिया है, हमारा उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो उन कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स की वजह से वो हमें बाउंड कर रहे हैं कि हम उन्हें डिविडेंड जितना रेट हम चाह रहे हैं हम उतना नहीं दे सकते। तो ये फैक्टर हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। Question number 13. National Commission has a jurisdiction to entertain complaints where value of goods and services exceeds 10 crores rupees. Yes, it's true. If any one of the parties are not satisfied by the order, can appeal against such order to the Supreme Court within a period of 30 days of such order. तो इसमें हमारा correct option क्या है? So the correct answer is both the statements are correct. दोनों ही सही हैं, ठीक है। Question number 4. The government has been doubling down its efforts to switch 100% electric vehicles by 2030. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आजकल हम काफी मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि 2030 तक हमारा कंप्लीट स्विच हो जाए। तो मैनी कंपनीज सच एज टाटा मोटर्स, काइनेटिक, जितनी भी हमारी ये मोटर कंपनीज हैं, ये हमारे ईवी मॉडल्स को लेके आई हैं, इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो ये किस टाइप का प्लान है? स्ट्रैटेजी है, प्रोग्राम है, ऑब्जेक्टिव है या मेथड है? तो ये क्या है? एक स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से कंपनीज ओवरकम कर रही हैं सिचुएशन को। डैश इज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। इनमें से कौन सी चीज है जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है? अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी, कैश फ्लो पोजीशन और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तो आंसर विल बी अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि जितना अर्न करेंगे उसी पे ही डिपेंड करेगा कि कितना डिविडेंड देंगे। डिविडेंड की स्टेबिलिटी तो अर्निंग पे डिपेंड करेगी, और अर्निंग की स्टेबिलिटी का डिविडेंड से मतलब नहीं है। अर्निंग है कितनी, स्टेबल तो वो बाद में होगी, पहले अर्निंग्स हैं कितनी। तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 16. मार्केट प्लानिंग कवर वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन एटसेट्रा. Statement 2. Standardization is the process of classification of products into different groups on the basis of some of its important characteristics such as quality, size and other factors. तो दोनों स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे प्लान के लिए जरूरी है उन्हें कंसीडर कर रहे हैं, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है, बट यहाँ पर हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करते कि उसकी क्वालिटी या साइज क्या है। हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन में, जैसे अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर हम साइज की बात करें तो साइज का स्टैंडर्ड होता है। तो इन बेसिस पे हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? ए। Question number 17. If there is a plan to increase production, then more labor, more machinery, more will be required. This step in the process of planning will involve organizing for labor and purchase of machinery. ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा पैसे चाहिए, तो हमें यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। तो ये कौन सा प्लानिंग का प्रोसेस है? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या ऑल्टरनेटिव फाइंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हमने कहा कि हमें ज़्यादा लेबर और ज़्यादा मशीनरी चाहिए, उसको परचेज करने के लिए हम सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। ऑप्शन नंबर सी। 18th क्वेश्चन. फॉलोइंग आर द मैनेजरियल फंक्शंस अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स. हमारे ये फंक्शंस हैं, ये इनके एस्पेक्ट्स हैं, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन की। प्लानिंग क्या है? डेविएशन देखता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, एबिलिटीज या लीडरशिप। ए ऑब्जेक्टिव। स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग. स्टाफिंग इसमें से क्या करता है? एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम अपॉइंट करते हैं पर्सनल्स को। डायरेक्शन, लीडरशिप. हम जब किसी को डायरेक्ट करते हैं तो हमारे लीडर्स अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं। कंट्रोलिंग, डेविएशन को फाइंड करता है, ओवरकम करता है। तो जो हमारा सही सीक्वेंस है दैट इज DABC, ठीक है। Understood? Question number 19. Other things remaining the same, if fixed operating cost is high, the firm would opt to raise finance from bills receivable, equity shares, commercial paper और debentures. तो आपकी अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो आप कौन से फंड्स से रेज करोगे? आंसर विल बी बी, दैट इज इक्विटी शेयर। हम इसको ऑप्ट करेंगे टू रेज द फिनेंस, ठीक है। Question number 20th, last MCQ. This is one of the feature of standards. Identify it. Unbending, flexible, static और rigid. जो हमारे standards हैं, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया कि standards क्या होते हैं? हमारे flexible होते हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद 3 मार्कर्स। 3 मार्क क्वेश्चन। आपका पहला 3 मार्क क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपसे पूछा गया है अ कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल्स, कि किसी चीज की सेल कम हो रही है तो हम उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट को। यू कैन इमेजिन एनी प्रोडक्ट, आप अपनी चॉइस का कोई प्रोडक्ट इमेजिन कर सकते हो और आपको बताना है कि मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे हमें कौन से डिसीजन लेने हैं ताकि हम उसके अंदर चेंजेस ला सकें। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं लेवल्स के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में। आपको उन्होंने इमेजिन करने के लिए बोला तो पहले हमने इमेजिन कर लिया कि हम कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं। सपोज इन्होंने वीडियो प्लेयर्स की बात की, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द आंसर। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। हर लेवल के आपने दो चार पॉइंट लिखने हैं कि हम डिफरेंट लेवल्स पे कौन से स्टेप्स और डिसीजंस लेंगे। जैसे हम टॉप लेवल पे प्लान्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, यूनिटी पे फोकस करते हैं। मिडिल वाले उसको इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट लेवल्स में जो फॉर्म हुए। कोऑर्डिनेशन ये भी करते हैं। ये और इनके कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या होता है कि ये लिंक होते हैं बिटवीन टॉप एंड लो लेवल, ठीक है। और लो लेवल क्या करते हैं, हम राइट पर्सन को अपॉइंट करते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। यहाँ पर इनका डेली मीटिंग विद वर्कर्स होती है तो ये वर्किंग कंडीशन से काफ़ी फैमिलियर होते हैं। और लो लेवल वाले हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिंक करते हैं नॉन मैनेजरियल और मिडिल लेवल को। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी कुछ स्टेप्स क्या परफॉर्म करते हैं ये आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, The barriers to effective communication exist in all the organizations. Explain any 3 measures to overcome these barriers. आप पॉइंट समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे डायरेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो बैरियर्स हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एग्जिस्ट करते हैं। आपको कोई भी 3 मेजर्स बताने हैं कि हम उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपकी इंटरनल चॉइस आएगी। 3 मार्क में भी आती है, 4 मार्क में भी आती है, 6 मार्क्स में भी आती है। और अभी तक आप देख रहे हैं जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार आप सोचते हैं कि केस स्टडीज हमें समझ में नहीं आती तो हम पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के डिस्कस कर लिए, ठीक है। 21 to 34 में जो आपके 14 क्वेश्चन है, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स, चॉइसेस भी हैं इंटरनल। और अगर आप केस स्टडी की बात करते हो, ओवरऑल 14 क्वेश्चन हैं उसमें से मतलब मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके केस स्टडी में आ जाएंगे। अदरवाइज आपसे डायरेक्ट प्रोसेसेस, फंक्शंस या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं कि केस स्टडी फाइंड करना हमें डिफिकल्ट होता है तो आपके लिए पेपर में स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है। 80 में से 20 एमसीक्यूज गए, 60 बचे। 60 में से आपका 30-40 मार्क्स का तो डायरेक्ट पेपर होता है जिसमें आपसे डायरेक्ट चीजें पूछी हुई हैं। अब डायरेक्ट हर चीज सीधी तो नहीं पूछेंगे क्योंकि आप अपना स्टैंडर्ड देखो, आप अब ग्रोन अप हो गए हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ असेस करना है, डिफरेंट वे में पूछा गया है कि उन्होंने उस चैप्टर के बारे में क्या पूछा है। एंड ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट, छोड़ो मत उसको, लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन में दूसरा क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 सिमेंटिक बैरियर्स। तो दूसरे पार्ट में आपको सिमेंटिक बैरियर्स बताने हैं और पहले पार्ट में हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे क्लैरिटी लाएंगे तो ओवरकम हो जाएगा, सिंपल मैसेज देंगे, फीडबैक होगा तो हम ओवरकम कर सकते हैं। और हमारे जो सिमेंटिक दैट इज लैंग्वेज बैरियर होते हैं, मैसेज गलत एक्सप्रेस करना इज अ बैरियर, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशंस, ये क्या है हमारे सिमेंटिक बैरियर्स। तो इसको आसान है बहुत एक्सप्लेन करना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में आपकी केस स्टडी आई है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फाइंड करेंगे आंसर। आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा कोर्स इन वेडिंग प्लानिंग, सुनिधि plans to start her own business under the name Heartbeat. She plans to hire a team of experts to give her clients a unique and unforgettable experience. कि वो अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहती है कि जो उसके क्लाइंट है, जो उसे सर्विस लेने आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो जाएं। Keeping in mind their preferences and budget, since childhood she has been admiring her grandfather's skills, so she decided to visit him in मेवाड़ to see his guidance and blessings. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से काफ़ी अट्रैक्टेड थी, इन्फ्लुएंस थी, तो वो उनको विजिट करके उनसे वो स्किल्स सीखना चाहती हैं, उनके फाइनेंशियल स्किल्स सीखना चाहती हैं। तो हर ग्रैंडफादर टेल्स हर दैट सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन हाउ वेल फाइनेंसेस इन्वेस्टेड, कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस उसके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है, हमने कितने अच्छे से की हुई है। एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फाइनेंसेस आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आप फाइनेंस अरेंज कर रहे हो वो बिजनेस में से है या बाहर से आपने
रेज किया है। तो ही वॉन्ट्स हर दैट शी शुड ऑलवेज इन्वेस्ट टाइम इन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट सोर्सेज, कि अच्छे से सारे सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद डिसीजन लो कि हमें फाइनेंस कहाँ से रेज करना है या इन्वेस्टमेंट कहाँ से करनी है। तो सिमिलरली द फाइनेंस नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर दैट रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट एट विच प्रोक्योरमेंट हैज टेकन, कि हमने जब फाइनेंस रेज किया है तो कॉस्ट कम हो और उससे मिलने वाला बेनिफिट ज्यादा हो। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड, कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, एनी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी हेल्थ के बारे में बताती है, एंड ब्रीफली आउटलाइन द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। आपने सब कुछ देखा कि उसने अपने ग्रैंडफादर से सीखा, उसे ग्रैंडफादर ने कुछ उसे अच्छी गाइडलाइंस दी कि कैसे हमें फाइनेंस को अरेंज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो द कंसेप्ट दैट वाज डिस्कस्ड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने उसके बारे में डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को मैनेज करें, कहाँ से एक्वायर करें, कैसे प्लान आउट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। दूसरे पार्ट में स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट, हमारा P&L अकाउंट। और जो आपने की ऑब्जेक्टिव की बात करनी है कि जो हमने इस पार्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट को आइडेंटिफाई किया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, पढ़ते जाओ, समझते जाओ और आंसर को अटेम्प्ट करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये भी 3 मार्क का है आपका। स्टेट हाउ गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर अवेयरनेस एक्ट कुड हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। सिंपली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और एनी 3 डायरेक्शंस व्हिच कैन बी इशूड बाय द कंज्यूमर कोर्ट फॉर अपोजिट पार्टी इफ इट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, कि किसी ने कंप्लेंट की है और उसको सही माना गया है, तो आपको 3 डायरेक्शंस देनी है। पहले पार्ट में आपको क्या बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव, कि गवर्नमेंट क्यों करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उनके अवेयरनेस के लिए करते हैं, हम उनके ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में आपने डायरेक्शंस देनी है जो हम कंज्यूमर को इशू करते हैं, या फिर उसकी जब कंप्लेंट से हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर रिलीफ अवेलेबल होते हैं कि उसको पैसे वापस मिलेंगे, या तो उसके डिफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे, या फिर उसके प्रोडक्ट को हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये 3 रिलीफ हैं जो उसे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज योर 4 मार्क क्वेश्चन। एक्सप्लेन प्रोग्राम एज अ टाइप ऑफ प्लान। सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आपने प्रोग्राम बताना है कि प्रोग्राम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई आर द प्लानिंग प्रीमिसेस रिक्वायर्ड इन द प्लानिंग। प्लानिंग प्रीमिसेस क्या होता है, प्लानिंग फ्यूचर के बारे में होता है, प्रीमिसेस डेवलप करना मींस मेकिंग अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। तो यहाँ पर प्लानिंग फ्यूचर के बारे में है और मैनेजमेंट को फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम कुछ अजम्पशंस नहीं लेंगे, प्रीमिसेस डेवलप नहीं करेंगे, तो हम अपने डिसीजन कैसे लेंगे कि कितने हमें गुड्स रिक्वायर्ड हैं, कहाँ से हम रेज करेंगे, कैसा हमें आउटपुट चाहिए, किस स्टैंडर्ड का चाहिए। तो प्रीमिसेस आर रिक्वायर्ड, ये सेकंड स्टेप है आपके प्रोसेस का। पहले आप उसका मीनिंग मेंशन करेंगे एंड देन यू विल राइट द नीड ऑफ दैट प्रीमिसेस। ठीक है, 4 मार्क क्वेश्चन है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हमने आपको सिर्फ हिंट दिया है कि आप क्या लिखेंगे, बट यू शुड बी एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली। कि प्लानिंग प्रीमिसेस के बारे में बोल रहे तो पहले उसका मीनिंग लिखो, फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 26, 4 मार्कर। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस। किसके प्रोसेस में है, नेम द फंक्शन, एक्सप्लेन अदर स्टेप्स। कंट्रोलिंग का है, बाकी स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, आप बाकी स्टेप्स एक्सप्लेन कर सकते हो। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, एक्सप्लेन परवेसिव है, ये उसका एक फीचर है कि वो हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। क्यों है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस लिख दो, क्या बेनिफिट देता है वो हमें, सारे पॉइंट्स मेंशन कर दो। 4 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारी केस स्टडी है और ये भी हमारा 4 मार्कर है। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ो कि उन्होंने आपसे क्या पूछा है। आइडेंटिफाई बाय कोटिंग लाइंस द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। तो सीधी सी बात है, जो भी पैराग्राफ में बात की गई है उसमें आपसे क्या पूछे गए हैं, 2 प्रिंसिपल्स। तो ये बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन में मुझे जो पढ़ना है, जो लाइंस कोट करनी है, वो प्रिंसिपल से रिलेटेड करनी है। तो हम अगर आप इसको पूरा रीड आउट करेंगे तो यू विल फाइंड कि एम्प्लॉयज ऑफ ऑल लेवल्स आर फ्री टू गिव देयर सजेशंस। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और दूसरी बात, इन एडिशन शी एडवाइज्ड, ये लाइन हमारी ऊपर मेंशन है कि उन्होंने एडवाइस करी कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए
टू डिस्कार्ड ईगो एंड एक्सटेंड हेल्प इन ईच अदर्स वर्क। तो ये क्या है, स्पिरिट दी कॉर्प्स। आपने आइडेंटिफाई करा, 4 मार्क्स के हैं, 2 आइडेंटिफाई करने हैं, लाइन लिख के आइडेंटिफाई करा और फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे लाइन मार्क करके कोट करके लिखा कौन सा प्रिंसिपल है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये 4 मार्क में आपका कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंशिएट बिटवीन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपको पता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, उसके बारे में आपने लिखना है। मीनिंग है, पर्पस है, किसकी स्पीड कैसे होती है, कहाँ पर किस टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो इजी है उनके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर एक छोटी सी सिचुएशन दी आपको और आपसे कह रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मार्केट है जिसमें हमारी सिक्योरिटीज ट्रेड कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कौन सी मार्केट में जाती हैं, हमारी सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। और जो हम मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल, न्यू बिजनेस कैपिटल रेज करने के लिए हमारी कौन सी मार्केट आती है, दैट इज योर प्राइमरी मार्केट। न्यू इशू हमारा कहाँ पे किया जाता है, प्राइमरी मार्केट में किया जाता है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्केट्स आइडेंटिफाइड इन ए एंड बी, सिंपली प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन को पूछा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 स्टेप्स में पूछ रहे हैं। इतना इजी है इसको अटेम्प्ट करना। अच्छे से पढ़ो कौन सी मार्केट के बारे में पूछा। आपको पता है प्राइमरी फ्रेश इशू करती है और सेकेंडरी से हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को इशू करती है। तो वो लिख के और डिफरेंशिएट कर दो। आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो आपका 4 मार्क्स का ही है। 4 मार्क्स में आपको क्या लिखना है, आपको राइट्स एक्सप्लेन करने, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर राइट्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। 6 राइट्स हैं। डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि ये 2 राइट्स क्या बताते हैं। आपने दोनों राइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये। जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये आपकी एबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 31 6 मार्कर है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको पॉइंट आउट करेंगे, इससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना इजी हो जाएगा। क्या पूछा है, एक्सप्लेन द स्टेप्स व्हिच निशा हैज टू परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोसेस। चलो कोई प्रोसेस की बात की गई है। और दूसरा इसके ऑप्शन में क्या है, मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सिंपली आपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की मेरिट्स को मेंशन कर देना है। बट फर्स्ट केस में क्या है कि यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट लिमिटेड, एक कॉर्पोरेटेड कंपनी है जो एंटरटेन कर रही है सारे अपने कल्चर हेरिटेज को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट कर रही है। द कंपनी मैनेजमेंट हैज़ रिनॉन्ड पर्सनैलिटीज, उसके लिटरेचर कल्चर के बारे में। तो उन्होंने हमारे जो म्यूजिशियंस हैं, पोइट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश की है। कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया बाय ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स, उसके हेड्स बनाए, डिपार्टमेंट्स बनाए, कितना एनालिसिस होगा, कितने लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, कितनी हमारी सिचुएशंस वैकेंट है, तो सारे कौन से मीडिया से हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लोगों को सर्च आउट करेंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज स्टाफिंग, मीन्स पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, कि किसके पास क्या एबिलिटी है, कैसी जॉब चाहिए, कितने लोग चाहिए। सबसे पहले आपने देखा कि ये स्टाफिंग है, वो क्या होता है, उन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर ली और आपको अदर फंक्शंस क्या है या प्रोसेस के कौन से स्टेप्स हैं जो परफॉर्म करने हैं वो आगे मेंशन करने हैं। 6 मार्कर है। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, जो स्टेप्स यहाँ फॉलो हो गए वो स्टेप्स बताओ और रिमेनिंग स्टेप्स को आप एक्सप्लेन कर दो 6 मार्क्स में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 में दोनों आपकी केसेस हैं कि कोनाक लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है जो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इट इज अर्निंग अ वेरी लो रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू अ कंपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। नोवा लिमिटेड मुंबई में है। कोनाक और नोवा ऑपरेशंस इन्वेस्टर से डायरेक्टली अफेक्टेड है, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये सब इन्हें अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल फर्म्स ऑफ दिस फील्ड आर अफेक्टेड इनडायरेक्टली बाय फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंपेंसेशन ऑफ द फैमिलीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इन सभी फैक्टर्स से भी हम अफेक्टेड हैं। तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर ऑफ कंसेप्ट डिस्कस्ड एट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। सिंपली अगर आप देखते हो कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की गई है कि डिफरेंट फैक्टर्स मेंशन है कि सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों से हम अफेक्टेड होते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट की आइडेंटिफाई करना है और उसके फीचर्स बताने हैं, एंड 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। और यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो हमारे स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया है, तो उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑप्शन में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ये भी एनवायरनमेंट के बारे में है कि GHJ प्राइवेट लिमिटेड अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न है, ये बिजी एनालिसिंग वर्क वेरियस फैक्टर्स है विच आर गोइंग टू अफेक्ट इट्स बिजनेस। ठीक है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने क्या देखा कि 2 तरीके के फैक्टर हैं, पहले जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और एक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली करते हैं स्पेसिफिक और इनडायरेक्टली करते हैं जनरल। आपको समझ में आ गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम द चैलेंजेस हैव इंक्रीज्ड, कंपनी ने नए कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखे, सारी आपने इनकी कंडीशन पढ़ी कि किस तरीके से इन्होंने वर्क किया। ठीक है, अब मल्टीनेशनल आई तो कंपनी ने सोचा कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, क्योंकि अगर मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें अपने प्रोडक्ट, अपनी एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, हमें स्पेशल टीम चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये सब चेंजेस को देखा, ऑब्जर्व किया, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की, अपने एनवायरनमेंट को असेस किया। तो विच फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हैव बीन हाईलाइटेड इन द केस, और उसके पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हैं। यहाँ पर हमने जो बात की है दैट इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका फीचर क्या था कि वो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है, और मेन पॉइंट था कि स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस की बातें हैं वो हमें अफेक्ट कर रही है। उसके बाद अलग और बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स उसमें आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अमन चड्डा एक कंपनी चलाते हैं, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देती है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग किसी तरीके से हार्म हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी रेपुटेशन ग्रो होती है टाइम टू टाइम, बहुत अच्छे वो काम करते हैं। अब उनका काम धीरे धीरे बढ़ रहा है, डे बाय डे उसका जो स्केल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अब उसने देखा कि काम बढ़ गया, वो सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के कैंपस प्लेसमेंट की, वहां से एम्प्लॉयज को हायर किया। नए एम्प्लॉयज आए, वो कैपेबल थे, ट्रस्टवर्दी थे, उनके साथ उन्होंने अपने फोकस पे, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके अपना अचीव किया, प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट किया। अब अमन चड्डा ने कहा कि उसको अपना ऑपरेशंस का एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्केल बड़ा हो गया तो ऑपरेट करना भी मुश्किल है। ईशान और वृंदा ने अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की, अपने इनिशिएटिव्स दिए, अपने आइडियाज दिए और उसे ओवरकम किया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट उन्होंने यूज किया है जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर पाए, और 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो क्योंकि उनका धीरे धीरे आपने देखा कि उन्होंने वर्क किया, फिर अच्छा किया तो वो स्प्रेड हो गया, फिर उन्होंने हायरिंग की, उन्हें उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया, उन्हें भी इनिशिएटिव लेने के लिए हमें एनकरेज किया। तो यहाँ पर जिस चीज पे हमने फोकस किया दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि हमने उस प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलरली उन 2 लोगों को हायर किया और पावर दी। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आप देख सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 34, नेम एंड स्टेट द कम्युनिकेशन टूल यूज्ड बाय द मार्केटर इन द अबव केस। आप अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए उसने कौन सा टूल यूज किया है और उस टूल का रोल बताना है कि कैसे करता है। ठीक है, कंपनी अपनी जूसर्स की मार्केटिंग कर रही है जो पॉपुलर है अपनी क्वालिटी में और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो कंपनी वाज अ लीडिंग कंपनी इन द मार्केट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट कंपनी इग्नोर्ड आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के साथ कनेक्ट करने के लिए। एज ए रिजल्ट इट्स रिलेशंस विद द कस्टमर गॉट स्पॉइल्ड। अब आफ्टर सर्विसेज नहीं जाएंगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो टॉप मैनेजमेंट कंसर्न हुई, उन्होंने क्या किया कि इस एनालिसिस पे इट वाज रिवील दैट इग्नोरिंग द सर्विसेज वाज इट रीजन। तो उन्होंने सारे पॉसिबल मेजर्स लिए अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए। तो अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए वो कौन सा कम्युनिकेशन टूल यूज करते हैं, दैट इज पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए हम जिस कम्युनिकेशन टूल का यूज करते हैं दैट इज पब्लिक रिलेशन। अब आपने उसका रोल बताना है कि स्मूथनिंग में हेल्प करता है, ब्रांड इक्विटी, कॉर्पोरेट इमेज, हमारे रिलेशन सबको इंप्रूव करने में ये हेल्पफुल होता है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन विद हेडिंग्स। सो दिस वाज अबाउट योर सैम्पल पेपर जहां पर हमने 34 क्वेश्चंस डिस्कस की हैं। इट वाज थोड़ा क्विक डिस्कशन बिकॉज टाइम कम है। आपको सिर्फ ये समझाना है कि क्वेश्चन को रीड आउट करो, क्या पूछा है वो देखो, चैप्टर से लिंक करो, उसमें कौन से टॉपिक के बारे में है समझो, आइडेंटिफाई करो और स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसकी एक्सप्लेनेशन। गॉट इट?